बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ का बल्ला छिन जाने के बाद और उनके उम्मीदवार जो है वो आज़ाद होने के बाद जो है अदलिया पर खासी तनकीद की जा रही है। स्पेशली चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ैसल साहब के ख़िलाफ़ जो ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, वो बड़ी मज़ाक़खेज़ भी है और बड़ी तशवीशनाक भी है कि किस तरह अगर तो फ़ैसला हक़ में आए तो बेहतर, ठीक है, इंसाफ। अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर जो है वो ना तो जज की खैर होती है और ना किसी सहाफ़ी की और ना ही किसी और शख्सियत की जो तहरीक इंसाफ के या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के ख़िलाफ़ बात करे। इस पर आज पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब थे, हसन रज़ा पाशा साहब थे, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स थे और साथ ही उनके जो है वो शहजाद शौकत साहब भी उनके साथ मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजम्मत की गई जो ट्रोलिंग हो रही है और इन पाकिस्तान बार कौंसिल ने अदलिया के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे कि सियासत किस तरफ जा रही है, सियासी कैंपेन जो है वो कहाँ तक पहुँची है और नून लीग, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो अपना अपना बयानिया कैसे अवाम को के पास लेके जा रही हैं और किस हद तक काबिल कबूल होगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रज़ा पाशा साहब, एग्जीक्यूटिव कमेटी के पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं और चेयरमैन हैं। साथ ही हम बात करेंगे मुज़म्मल सुहरवर्दी साहब से, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब से। उनसे पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कैंडिडेट हैं वो किस हद तक तैयार हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। पाशा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सर। बहुत शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। आज आपने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने देखा कि बल्ले के निशान के वाले से जो समात जारी थी, पूरी दुनिया ने देखा, बरह रास्त से नशर हो रही थी, पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि किस तरह बात हो रही थी। बड़ी अहम टीम थी तहरीक इंसाफ की, जिसमें बड़े बड़े वकला थे और हमने देखा कि जब काजी फ़ैसल साहब ने या बाकी जो बेंच के मेंबरान थे उन्होंने पूछा सबूत के वाले से तो कोई सबूत पेश नहीं किए कि उसके बाद ट्रोलिंग शुरू होगी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो सर बताइएगा कि जो तरीकाकार शुरू हो गया है कि फैसला हक़ में आए तो बेहतर है और ना आए तो फिर जो है वो जज की भी, अदलिया की भी जो है वो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलोच साहब, आपका सवाल अपनी जगह पे बड़ा मुस्तनद है और मुनासिब है मौके के लिहाज से। एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि मेरा जो भी ये बात होगी, कोई इसको आप नॉन पॉलिटिकल समझा जाए, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है। हमारा ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है। अलबत्ता हमारी जो पार्टी है वो लॉयर्स हैं और लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री हैं। बीइंग हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स, हमने यानी कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो हमने कल शाम को बैठे तो सोचा कि ये जिस तरीके से हाईएस्ट जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट के जजेस साहबान, उनके खिलाफ उनके नाम ले ले के सोशल मीडिया पे उनको गालियां दी जा रही हैं। आप यकीन करें कि इस किस्म की गालियां कि मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि रिप्रोड्यूस हम नहीं कर सकते। लेकिन आप चूँकि हमसे ज़्यादा एक्टिव है इस हवाले से, सोशल मीडिया आपकी पहुंच से दूर नहीं, आपने देखा होगा। तो हमने ये समझा कि हमने फिर वो फैसला भी मंगवाया, उसके सारा A to Z हमने पढ़ा भी। अब उसके इस फैसले के दो पहलू हैं, एक अखलाकी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। अनफॉर्चुनेटली तमाम लोग अखलाकी पहलू को ज़्यादा वेट भी दे रहे हैं और ज़्यादा उसके राग़िब भी हैं, हवा भी दे रहे हैं कि जी बड़ी ज़्यादती हो गई है, एक पार्टी के साथ बल्ला निशान था को नहीं देना चाहिए। और बतौर शहरी मैं यहाँ बैठ के ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, अखलाकी लिहाज से हक बनता था कि PTI को वो निशान मिले। ठीक है। अब उनको ये निशान ना मिलने में अगर मैं ये कहूँ कि उनका अपना हाथ है तो ये गलत नहीं होगा। सही है। आप दूसरी तरफ देखें कानूनी पहलू, उसका हमने देखा तो एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं था जिस पे हम ये कह सकें कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई उनके साथ ज्यादती की है, कुछ हुक्म रह गया हो, आइन के ख़िलाफ़ बात की है या कानून के ख़िलाफ़ बात की है। आइन की रूह जो है उसको अगर देखा जाए तो आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है
और वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू लॉ। जी जी। जहां पे सब्जेक्ट टू लॉ आ गया, इट मींस के फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अपनी जगह पे आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कदगन लगा दी गई हैं। मसलन अगर कोई दहशत गर्दी में कोई जमात शामिल है या कोई उसका रुकन, तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है और उसका रेफरेंस भेजा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, और वो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू दैट पॉलिटिकल पार्टी और लीडर, तो वो पाबंदी लगा सकती है। सब्जेक्ट टू लॉ में इलेक्शन एक्ट भी आ जाता है, और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215 सब क्लास 5 बड़ी वाज़ेह है कि अगर उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए जाते तो फिर वो सिंबल से महरूम हो सकते हैं। ज़रूरी बात है सर, अपना इलेक्शन कमीशन ने भी यही केस था, फिर यही केस सुप्रीम कोर्ट गया, और फिर हमने देखा कि हमद अली खान साहब से, दार लतीफ़ खोसा साहब से बार बार पूछा गया कि कुछ सबूत है तो लेके आए, लेकिन वो नहीं दे सके। तो इसको कैसे देखते हैं कि पूरी दुनिया ने बराह रास्त देखा, और ये एक बड़ी अच्छी रवायत है कि सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त नशियात जो है वो शुरू की, लोग घर बैठ के देखें कि क्या समात हो रही है, क्या रिमार्क्स आ रहे हैं और क्या दलाल दिए जा रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं कि सबूत तो पेश करना उनका काम था कि वो देते हैं? जी बिल्कुल, देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप एक नोटिफिकेशन जारी कर रही है पीटीआई कि पेशावर में फ़लाँ दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं जी। इंटरेस्टिंगली 8 लाख आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जी। किसी को आपने ना वेन्यू बताया ना टाइम बताया, वो कैसे पहुंचेंगे? हम तलाश करते रहे। ठीक है, और हमारी इतला के मुताबिक मीडिया भी तलाश करता रहा, वो जगह नहीं मिली। जी। फिर वेन्यू चेंज हो गया और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया इस हवाले से कि वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो एक पेशावर के करीब एक इलाका है चमकनी जी, वहाँ का कोई गांव है, वहाँ पे हो रहे हैं। ऐसे ही इस वक्त तक किसी को नहीं पता, कोई मुश्किल सा नाम मैंने पढ़ा था कहीं। तो ये चीज़ें इनको सोचना चाहिए थी। 20 दिन आपको मिले थे और आपने पता था आपको कि आप पे प्रेशर है, आपको माइन्यूटली वॉच किया जा रहा है, तो आप कम से कम ये जो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं वो इतने शफाफ करवाएं कि कोई इलेक्शन कमीशन को मौका ना मिले कि आप पे कोई वो कर, और उनको मौका मिला, उन्होंने कर दिया। सर एक और बात कि जो ट्रोलिंग हो रही है, कोई शुतर बेमुहार, चाहे कोई जज है, चाहे कोई जर्नलिस्ट है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई भी है शख्सियत, कोई भी उठे फेक आईडी से जो है वो अपनी उस पर ट्रोलिंग करे, इल्ज़ामात लगाए, मुख्तलिफ जो है वो तस्वीरें उसकी छापे। तो इसको कैसे देखते हैं कि आपने आज डिमांड भी की FIA से, PTA से जी कि कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, आप देखें कि आपको याद होगा कि बानी चेयरमैन का एक साइफर के केस की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई। वहाँ पे एक जज साहब ने जिक्र किया कि ही इज़ इनोसेंट। अब ये एक लीगल टर्म है और एक पॉलिटिकल पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इसको इनोसेंट डिक्लेयर कर, रिमार्क्स पे हालांकि उन्होंने इनोसेंट डिक्लेयर नहीं किया। ये एक टर्म यूज होती है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर जो भी है, जब तक वो गिल्टी डिक्लेयर नहीं होता उसको इनोसेंट कंसिडर किया जाता है। अब जज साहब ने जो माइंड अप्लाई किया कि ही इज इनोसेंट पर्सन, ऐसे ही है, तो आप उसको उस चक्कर में ले गए। और फिर आपने देखा होगा कि उसी पार्टी ने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को सेट असाइड किया पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल जज कामरान साहब ने, तो उनको भी ट्रोलिंग शुरू हो गई, ये जी उसके इस तरह है, उस तरह है, पता नहीं क्या क्या उसके बारे में। लेकिन अब इधर से खुशियां हो रही थी, अब जब अदरवाइज फैसला आया, अब इन्होंने ट्रोलिंग शुरू कर दी। ये सिलसिला रुकना चाहिए कि अगर आपके हक में हो गया, आप आप भले भले करना शुरू कर देते हैं, वाह वाह शुरू हो जाती है, और जब आपके खिलाफ आता है तो आप फिर उस एक्सटेंट तक चले जाते हैं जहाँ तक नहीं जाना चाहिए। और हमने इसीलिए ये मुतालबा किया है कि इदारे हैं, PTA है, FIA है, और भी इदारे हैं, वो देखें कि जो फेक ID अकाउंट्स के से लेके जो जजेस के नाम ले के गालियां दे रहे हैं, कम से कम उनको सामने लाएं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप तमाशाई ना बने। तो सर जैसे कि हमने देखा कि काजी फाइसा साहब ने ट्रोलिंग होती रही, लेकिन
वो खड़े हैं, जो सियासी फैसला जो है वो नहीं दिया गया, जो कानून कहता था वही दिया गया। तो इसको आज भी बात हुई, खोसा साहब ने कहा जी कि वो अपना दे दें जो केस है उस पर अर्ली हियरिंग कर, उन्होंने कहा जी फैसला होगा कानून के मुताबिक। जी बिल्कुल। देखें, अगर आपने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी है तो उसका जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना चाहिए। हम भी कई दफ़ा अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन देते हैं और उसका वेट करते हैं कि 3 मेंबर्स कमेटी जो बनी है उसने उस एप्लीकेशन पे डिसीजन देना है कि ये अर्ली हियरिंग, इस पे अर्ली हियरिंग का बनता है केस या नहीं बनता। तो वो फिर उसके बाद, और मेरा ख्याल है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद जो अर्जेंट नोयत के केसेस हैं उनकी फौरी समाअत हो रही है और वो लग रहे हैं 14 दिन के अंदर अंदर। ऐसे ही है। सर हसन पाशा साहब, हमारा वक्त ख़त्म हो गया, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, आज भी ये मामला उठा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, और खोसा साहब ने ये कहा कि जो तोशाखाना केस है उसमें हमें जो है वो अर्ली हियरिंग की हमारी अपील जो है वो मंजूर की जाए, दरख्वास्त मंजूर की जाए। तो कहा गया कि एक तरफ तो आप अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं और फिर उसी अदलिया के पास जो है वो अपील भी लेके आते हैं, दरख्वास्त भी लेके आते हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जो सियासी जमातों की कैंपेन है वो किस तरफ जा रही है, और हम बात करने जा रहे हैं मुजम्मल सोहरावर्दी साहब से। उनसे पूछेंगे कि नून लीग कहाँ खड़ी है, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ का बयानिया कामयाब हो रहा है या मुस्लिम लीग नून का बयानिया कामयाब हो रहा है। पीपल्स पार्टी अपने बयानिए पर किस हद तक कायम है और कितना अवाम में जो है वो उसको फ़रोग पा रहा है, वो कितना उसको पजीराई मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में मुजम्मल सोहरावर्दी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मुजम्मल साहब, शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा कि बयानिए की जंग जारी है, मुस्लिम लीग नून जो है अपना बयानिया लेके मैदान में है, पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है तीर आएगा, तहरीक इंसाफ कहती है हम बल्ला छिन गया तो कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो बयानिया अवाम में किसका मकबूल हो सकता है सर? ये तो 8 फरवरी को बैलेट बताएगा ना किसका क्या बयानिया कबूल है। अभी तो मैदान लगा है, अभी तो कैंपेन शुरू हुई है, 1 दिन हुआ है जी। आप देखें कैंपेन तब शुरू होती है जब सब सियासी जमातें मैदान में आ जाएं। ऐसा ही है। तो मुस्लिम लीग नून ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, पीटीआई ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, पीपल्स पार्टी ने पहले से कैंपेन शुरू की हुई है। तो तीनों बड़ी सियासी जमातों की हमें कैंपेन नजर आ रही है। आज मरियम अपने हलके में थी, आसफा को आपने देखा पिंडी में, पीटीआई की भी बातचीत शुरू है। तो ये अब लोग अपना जहन बनाना शुरू करेंगे और 8 फरवरी को पता लगेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इस दौरान पोल्स आते रहेंगे, मुख्तलिफ अदालत ने पोल्स की इजाजत दी है। अभी हालिया गैलप पोल आया है, उसने बताया है कि लोगों की सोच बदल रही है और पीटीआई का ग्राफ गिर रहा है और नून लीग का ग्राफ चढ़ रहा है। ठीक है, ये गैलप पोल ने कहा है। अगला पोल क्या बताता है, क्या होगा, ये तो 8 फरवरी तक अब मैदान बहुत गर्म है, जमीन गर्म है और सब मैदान में है। देखेंगे किसके हक में फैसला होता है। तो मुजम्मल साहब ये बताइए कि मुकाबला किसका देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और क्या मुकाबला नून लीग और पीपल्स पार्टी में ही है? क्योंकि बिलावल साहब कहते हैं कि लाहौर का वज़ीर आज़म कबूल नहीं, कभी लाडला वज़ीर आज़म और कभी कुछ कभी मरियम के भी आपने अपना कल जो जलसा था उसमें तकरीर सुनी। तो ये जो मुकाबला है सर, अगर तकाबली जायजा लें तो किस तरफ जा रहा है? मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी जो सियासी इत्तेहाद है वो कामयाब हो पाएगी इस तरह? देखिए 141 कौमी असेंबली की सीटें जो है ना जी, वो पंजाब में है। ठीक है, तो पंजाब बहुत मैटर करता है कौमी असेंबली में। सेनेट में तो सब सूबों की सीटें बराबर हैं जी। अब जो पंजाब जीतता है वजीर आजम उसका आता है। ऐसा ही है। तो अब पंजाब के क्या 141 हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मौजूद हैं? मुश्किल है। अगर आप सब हलकों में इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो सब हलके जीतेंगे कैसे? वही ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने अगर 70% हलके खाली छोड़ दिए हैं पंजाब में, तो वो 70% पंजाब से पहले ही आउट है। 30% में से क्या जीतेगी? मुकाबले पे देखा जाए तो आजाद जो हैं, जो पीटीआई के थे और अब आजाद हैं, वो सब हलकों में मौजूद हैं। इसका मतलब है मुस्लिम लीग नून का मुकाबला आजाद अरकान से है, किसी सियासी जमात से नहीं है। जो हलकों के आजाद लोग हैं उनका और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला है पंजाब में। पंजाब में उनका किसी सियासी जमात से
कोई मुकाबला मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं है। जी जी। तो अब देखा जाएगा कि आजाद मार्का मारते हैं या मुस्लिम लीग नून मार्का मारती है। तहरीक इंसाफ के सर देखिए, अगर हम देखते हैं तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स हैं, उनके बानी चेयरमैन जो है वो जेल में हैं और गौहर अली खान को कबूल नहीं किया जा रहा। तो कोई मतलब आज भी शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन के मतलब जो इख्तलाफात हैं वो सामने आए। फिर शेर अफजल ने कहा कि मैं अपनी कैंपेन जो है वो तर्क कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो इसको एक तरफ तो तहरीक इंसाफ जो है वो उसका खुद कहती है कि हमारा शरादा बिखर गया, और दूसरी तरफ जो है ये जंग जारी है कि कौन आगे या कौन पीछे है। यकीनन जूतियों में दाल बट रही है, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जूती। उसकी वजह है कि नॉन पॉलिटिकल लोगों के हाथ में क़यादत है। ऐसा ही है। बैरिस्टर गौर हो, हामिद खान हो, शेर अफजल मरवत हो, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है। रऊफ हसन हो, जिनके हाथ में पार्टी की क़यादत है, वो ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अगर किसी पॉलिटिशियन के हाथ में होती तो वो सियासी मामलात को बेहतर तौर पर लेकर चल सकता। नॉन पॉलिटिकल लोग चीजों को नॉन पॉलिटिकल अंदाज में लेकर चलते हैं। अब आप देखें ना, ये जो पीटीआई नजरियाती से इत्तेहाद का मामला था, अगर किसी सियासी आदमी ने किया होता तो वो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के करता, खुफिया तौर पे तो ना करता। लेकिन अगर आपने खुफिया किया है तो नॉन पॉलिटिकल हरकत थी, और नॉन पॉलिटिकल हरकत की कीमत अदा करनी पड़ गई आपको। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पीटीआई की क़यादत इस वक्त गैर सियासी लोगों के हाथ में है और वो गैर सियासी फैसले कर रहे हैं। जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया गया वो एक गैर सियासी फैसला था। लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी का ऐसे होता है। मैं कल देख रहा था आर्काइव में से, जब नवाज शरीफ को सदारत से हटाया गया तो इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में मुस्लिम लीग नून ने अपनी जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया था। 2000 लोगों को बुलाया, वहां पर वोटिंग हुई, हाथ खड़े किए गए, ओपन ट्रांसपेरेंट कैमरे लगाए गए, और सबके सामने अगर बिला मुकाबला भी हुआ तो 2-2.5 हजार लोग जिनकी वोटिंग थी उनके सामने कागज जमा हुए, कागजों के वापसी की टाइम था, पूरा प्रोसेस पूरा किया गया। तो ये गैर सियासी लोग हैं, ये चीजों को गैर सियासी अंदाज में लेके चल रहे हैं, जिसके नताइज भी गैर सियासी आ रहे हैं। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो तहरीक इंसाफ के बिखरे हुए उम्मीदवार हैं, जिसके पास किसी के पास चिमटा है, किसी के पास जूता है, तो किसी के पास कोई और निशान है, तो जब ये इलेक्शन में कोई जीत के आएगा तो फिर क्या सिनेरियो बनेगा? क्या वो ये गैर सियासी लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े रहेंगे, जो मोस्टली प्रोफेशनल लायर्स हैं वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, या नून लीग या पीपल पार्टी या कोई भी सियासी जमात जब आगे आएगी उसको ज्वाइन कर लेंगे? ये फिर जूतियों में दाल बटेगी। ठीक है ना। आप पहली बात तो आप ये समझें, जो 69 स्पेशल सीट्स हैं वो अब पीटीआई को नहीं मिलेंगी। ऐसे ही है, वो तो बाकी सियासी जमातों में तकसीम हो जाएंगी। अब ये जो जीतेंगे इनमें से कितने कहेंगे कि हम इमरान खान के साथ ही हैं, और कितने कहेंगे नहीं हम तो आजाद ग्रुप बना रहे हैं, और कितने हुकूमती बेंचेस में बैठ जाएंगे, कितने ऑपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, कितने आजाद बैठेंगे, ये तो देखने की बात है। लेकिन बहुत मुश्किल होगा उन लोग कोई ये कहे कि मैं अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। ठीक है। तो सर आज अभी थोड़ी देर पहले आपको खबर मिली होगी कि शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है सानिया 9 मई के मुकदमे में। आप समझते हैं कि जिस तरह शेख रशीद की अभी जमानत खारिज हुई, तो इस तरह जो बाकी लोग हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है सानिया 9 मई के? जी बिल्कुल, 9 मई का सानिया एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और उस हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के फैसले भी मौजूद हैं। 9 मई के साने के हर जिम्मेदार को सजा मिलेगी, बल्कि मैं समझता हूं कि 8 फरवरी के बाद जो पार्लियामेंट मार्ज वजूद में आएगी वो सबसे पहले ये कानून साजी करेगी कि 9 मई के मुल्ज़मान के स्पेशल ट्रायल होंगे और उनको खुसूसी सजाएं दी जाएंगी, और जो अदालतों के सहूलतकारी है 9 मई के मुल्ज़मान की, वो पार्लियामेंट की कानून साजी से ख़त्म की जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो मुजम्मल साहब कैंपेन की बात कम कर रहे थे। वैसे भी एस्टैब्लिशमेंट एक मौका देती है, और अगर आप उस एक मौके के बाद गद्दारी करें तो दूसरा मौका नहीं देती। जी, चिल्ला उन्होंने काटा था। मुजम्मल साहब मुझे बताइएगा कि जो कैंपेन जारी हैं, मुस्लिम लीग नून की कैंपेन जारी है, लेकिन पब्लिक इंतज़ार कर रही है मियां नवाज शरीफ का कि वो कब आएंगे मैदान में और कब पब्लिक से खिताब करेंगे, कब अपना प्लान देंगे। मंशूर भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। मंशूर तो अगले 2 दिन में आ जाएगा, और नवाज शरीफ का शायद पहला जलसा हाफिजाबाद में प्लान हो रहा है।
15 जलसे नवाज शरीफ करेंगे और उनके जलसे प्लान हो गए हैं और वो अपने जलसे करेंगे। लोग पूछ रहे थे कि मुस्लिम लीग नून अवाम में कैसे आएगी। मैंने कहा कल उकाड़ा में देख लें ऐसे आएगी, आज चुंगी अमर सिद्धू में देख लें ऐसे आएगी, अवाम में मौजूद है। दूसरों का मसला है कि वो अवाम में कैसे आएंगे, अब तो उनके ऊपर इम्तिहान है कि उन्होंने कैसे आना है। ठीक है, जो अभी देखें आज 8 फरवरी को इलेक्शन है और हम प्रोग्राम कर रहे हैं आज 16 जनवरी को, चंद दिन बाकी रह गए हैं, बड़ा कम टाइम है। तो आप क्या समझते हैं जो गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो नॉन लीग की हो, जिसकी भी गवर्नमेंट हो या कोलिशन गवर्नमेंट हो, जारी बात है कोलिशन ही होनी है अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती या सादा अक्सरियत के साथ जो लोग आएंगे। तो जो चैलेंजेस हैं अपना मुजम्मल साहब, माशी चैलेंज है, सिक्योरिटी का मामला है, बाकी मामलात हैं, तो क्या समझते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है वो उसको टैकल कर पाएगी? जी जरूर, पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों ने हमेशा परफॉर्म किया है, ऐसी बात नहीं है। 71 के बाद भी मुल्क में एक सियासी हुकूमत आई थी और उसने सियासी तौर पर मुल्क को आइन दिया, सब कुछ दिया। फिर ये हमने 2013 से 18 लोड शेडिंग का खात्मा देखा, आइन की बहाली देखी 8 से 13 में। ये सियासी हुकूमतों ने फिर दूसरी हुकूमतों की निस्बत ज्यादा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है जो माशी चैलेंजेस हैं जो अगली हुकूमत आएगी वो उससे निपटने के लिए एक पूरा प्लान बनाएगी और उस पर अमल भी करेगी। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया और लेवल प्लेइंग फील्ड भी उन्होंने उसका केस भी वापस ले लिया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के खिलाफ जो है वो ट्रोलिंग जारी है, कंपेन जारी है, इसको किस तरह देखते हैं? आज बार कौंसिल ने भी जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मजम्मत की और दिफा के लिए खड़ी हुई हैं। जी, ये पीटीआई का हथियार है ट्रोलिंग। जो भी आप कोई काजी फैज ईसा उसके पहले विक्टिम नहीं है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद उसके विक्टिम रहे हैं, बहुत सारे जजेस उसके विक्टिम रहे हैं और पॉलिटिशियंस उसके विक्टिम रहे हैं, जर्नलिस्ट उसके विक्टिम रहे हैं, लेडीज जर्नलिस्ट उसके विक्टिम रही हैं। वो अपने इस हथियार को बहुत लीथली यूज करते हैं और मैं समझता हूं कि अब इसका वो असर खत्म हो गया है, लोगों ने इसका वजन लेना खत्म कर दिया है। लोग इस ट्रोलिंग को अब एक बकवास से ज्यादा कुछ नहीं समझते। ठीक है मुजम्मल साहब, बहुत शुक्रिया। हमारा इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। जारी बात है जब आप हद से गुजरेंगे तो लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे और ये ट्रोलिंग जो है कभी किसी जज के खिलाफ, कभी किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ ये जारी रहती है, जो तहरीक इंसाफ का एक वतीरा है। मुझे एक ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की जो कंपेन जारी है उसमें इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। आज शेर अफजल मरवत ने अपनी कंपेन जो है वो छोड़ दी है और शिकवा ये किया है कि जो है वो उनके जो इख्तलाफात थे रऊफ हसन के साथ, उस पर उन्होंने कहा है कि हमें कंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें जो है वो टोका जा रहा है, हमें आज़ाद नहीं है अपनी कंपेन के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद अवैस साहब। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि तहरीक इंसाफ की कंपेन तो जारी है लेकिन रिजल्ट क्या आ सकता है, आज़ाद उम्मीदवार किस हद तक जीत सकते हैं। अहमद अवैस साहब सर, शुक्रिया हमें सर वक्त देने का। बताइएगा कि एक तो इख्तलाफात जो है वो आना शुरू हो गए हैं और गौर अली खान ने ये कहा है कि हमारे लीडर जो हैं वो जेल में हैं और आपको आपस की इख्तलाफात की पड़ी है, तो इसको किस हद तक जो है वो ठीक हो सकता है या ठीक कर सकते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो लेवल प्लेइंग फील्ड तो अवेलेबल नहीं है हमें पंजाब में, बिलखसूस दूसरे सूबों के अलावा पंजाब में तो बिलखसूस केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसका कोई काम जो उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया। केयर टेकर गवर्नमेंट का जो है ये कैबिनेट का सिर्फ एक ही काम था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक ऐसे ही माहौल प्रोवाइड करे और उसकी मामनत करे। अब आपने देखा ये 1 साल से ये अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बैठे हुए हैं, सब वो काम कर रहे हैं कि जो उनको जिसकी इजाज़त नहीं है। गिरफ्तारियां करते हैं, बिला वजह गिरफ्तारियां करते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं, कोई एजिटेशन नहीं है, कोई जलसा जुलूस नहीं है, घरों में जाके तजलील करते हैं, ख़वातीन की उठा के ले जाते हैं और फिर उनको एक के बाद दीगरे मुख्तलिफ किस्म के FIRs के अंदर उनको फॉल्सली इम्प्लिकेट किया जाता है और उनको मजबूर किया जाता है कि अपनी लॉयल्टी बदलें
नहीं बदलते तो उनको छोड़ते नहीं है। अहमद साहब, ये पंजाब गवर्नमेंट का काम जो है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जारी बात है, ये आपकी जो बात है वो ठीक आप कर रहे होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो लीडरशिप है इस वक्त तहरीक इंसाफ का लीडर है कौन? शेर अफजल मर्द कहता है कि मैं भी बात करके आ रहा हूँ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से। गौहर अली खान साहब कहते हैं कि मैं जो पॉलिसी दे रहा हूँ वो ठीक है। रऊफ हसन जो है वो कुछ और बात करते हैं। तो इससे जो है वो, जैसे कि खोसा साहब ने खुद कहा था कि हमारा शरादा बिखर गया उस बल्ले के जो है फैसला के बाद। तो इस सूरत हाल में ये इख्तलाफात जो अपने सामने आ रहे हैं, इसको किस तरह कम करेंगे? देखिए, बात ये आपने ठीक कहा है कि इन्होंने जिस तरीके से ये फैसला किया है, तो इन्होंने वो जो एक इलेक्टेड लीडरशिप थी उसका डिसिप्लिन तोड़ दिया कंप्लीटली जी। अब कोई आदमी जो है वो ऑफिस बेरर नहीं रह गया बाकी जी। तो ऐसी सूरत के अंदर तो हर कोई जो है वो फ्री फॉर ऑल हो गया, डिसिप्लिन खत्म हो गया बीच में से जी। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में 1-2 दिन की क्राइसिस है। इस इंशाल्लाह ताला कलेक्टिवली इसके ऊपर विजडम प्रवेल करेगी, इसके ऊपर काम हो रहा है और आप देखेंगे कि कल परसों तक कुछ बेहतर शक्ल इसकी आगे सामने भी आएगी जी। और रिव्यू पिटीशन भी दायर कर रहे हैं वैसे, जो बहरहाल इट में बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल, लेकिन इट हैज़ टू बी डन, क्योंकि ये होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेटबैक है। ना सिर्फ ये सेटबैक पीटीआई के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए भी है जी। इस किस्म की जजमेंट जो है ये पाकिस्तान में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगी। ये हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको और हवा मिलेगी। और आपने देख लिया कि पहले माशी बदहाली पाकिस्तान में इंतहा हद तक पहुँच चुकी है। तो इन बातों को ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब केस आता है तो वहाँ पे जज साहबान उसको इस नुक्ता नज़र से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई अदालत नहीं है, लिहाजा वो सब्सटेंशियल जस्टिस की तरफ जाते हैं जी। और सब्सटेंशियल जस्टिस के लिए आर्टिकल 187 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो उनको रूम प्रोवाइड करता है। और एक मैक्सिम है बड़ा इंग्लिश में जो लॉ में इस्तेमाल होता है, वो आप भी जानते होंगे जी, जी। वो ये है कि जस्टिस कैनॉट बी सैक्रिफाइस्ड ऑन द ऑल्टर ऑफ टेक्निकलिटीज, के इंसाफ को टेक्निकलिटीज की भेंट चढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, जस्टिस के मुतालिक तो क्या कहते हैं कि जस्टिस इज ब्लाइंड, बट जज इज नॉट ब्लाइंड। सर, कोर्ट से देख रहे हैं कि मुल्क में सूरत हाल क्या है। अहमद साहब, मुझे समझाइएगा कि कोर्ट कैसे फैसला करती है। जारी बात है, कोर्ट में जो शवाहिद पेश की जाते हैं, जो चीज़ें पेश की जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स पेश की जाते हैं, उसी को देखते हुए सर फैसला आता है ना। इंटर पार्टी इलेक्शन जो है, आपको इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता रहा कि इलेक्शन करवाएं, फिर आपने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए तो किसी दूर अफ्तादा इलाके में जो है किसी गाँव में करवाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी दुनिया ने देखा बराह रास्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो बार बार कह रहे हैं कि कुछ सबूत लाएं, पेश करें, लेकिन आपके वकील जो है वो सबूत पेश नहीं कर सके। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, वहां पे ये बात जो है ये क्योंकि इन बातों को बार बार रिपीट होती रही हैं, वो चीफ जस्टिस साहब भी इन्हीं बातों के ऊपर लगे रहे हैं और 2 दिन उन्होंने इसी पे ज़ाया कर दिए। मैं 1-2 घंटे का केस था। बात यह है कि किसी दूर दराज इलाके में नहीं हुआ, पेशावर के सिटी के अंदर ग्राउंड है जहां पे ये सर गांव है, कोई गांव है सर, किया था कि यहाँ पे सब हाँ जी कोई गांव है सर वहां पे कोई, फिर बाद में जो है वो जगह चमकनी, हाँ जी, चमकनी ग्राउंड जो है वहां पे ये इसका इलेक्शन का हुआ और वहां पे उसकी सारी वीडियो प्रोवाइड की गई, ये सारी बनी हुई है, उसकी डिटेल सारी मौजूद है। सिर्फ वहां पे ये बात आई कि अकबर बाबर जो है जनाब, उसको उसकी आपके पास ये प्रूफ नहीं है कि उसको मेंबरशिप नहीं रहा, लिहाजा उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। 14 और आ गए कहने कि जी हमें भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। अब आप सोचिए कि अगर 14-15 मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया अगर इलेक्शन में, तो क्या उसकी सज़ा आप ये देंगे कि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ये बैन कर देंगे उसको, उसका इलेक्शन सिंबल छीन के कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सके, और उससे इफेक्ट होंगे लाखों करोड़ों लोग जो वोटर हैं। ये बिल्कुल इसी प्रोपोजिशन के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट का मौजूद है, जहां पे उन्होंने कहा कि ये राइट जो है ये आर्बिट्रेरली स्नैच नहीं किया जा सकता, और उन्होंने दिया। जब कि उस टाइम के ऊपर बेनजीर की जो पीपल पार्टी थी वो रजिस्टर भी नहीं हुई थी, इवन देन दिस राइट वाज गिवन।
क्योंकि ये राइट स्नैच किया नहीं जा सकता। ये आपका अगर इलेक्शन ठीक नहीं थे तो ये कहते कि दोबारा इलेक्शन करवा लेंगे, इस इलेक्शन के फौरन बाद डेट रख लेते और कहा जाता, इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट की आ जाती कि ये जितने ये कह रहे हैं कि हमें आपने हिस्सा लेने नहीं दिया। जी ठीक है सर, वक्त थोड़ा सा कम है, मुझे बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ के अब उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं तो उनकी आज़ाद हैसियत में किसी के पास जूता है तो किसी के पास चिमटा है और किसी के पास जो है वो घड़ियाल है और किसी के पास गदा गाड़ी भी जो है वो निशान हमें दिखने में मिला है। तो इसको कैसे जो है वो फिर तीन चार उम्मीदवार जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तस्वीरें उठा के क्लेम कर रहे हैं कि हम असली उम्मीदवार हैं, तो फिर कैसे इसको कैंपेन को जो है वो सर कामयाब हो गई है? नहीं कामयाब, देखिए सवाल ये है कि हमारे पे तो ये इम्पोज की गई है ना ये सूरत हाल। हम तो एक हालत जो है एक क्राइसिस की हालत में है, मुश्किलात की हालत में है, लेकिन मजबूर हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता तो ये है कि आप बिल्कुल ही जो है इस मामले को छोड़ दें और कहें कि हम ठीक है जी इलेक्शन नहीं करते हैं और आप सड़कों पे आ जाएं। फिर जो एक पहले मुल्क एक इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, यहाँ पे जो तबाही आपके सामने है, इंस्टेबिलिटी आपके सामने है, माशी बदहाली आपके सामने है, हमने फिर वो रास्ता नहीं अपनाया। हमने कहा कि हम इलेक्शन में हर हालत में पार्टिसिपेट करेंगे। हम एक लिस्ट दे रहे हैं, उस लिस्ट के साथ भी जो जिनको हम पार्टी टिकट देने थे उनके नाम अटैच करेंगे और देखेंगे कि आवाम जो अंडर द कंडीशन हमें वो जो खसूसी सीट्स हैं, वेमेन सीट हैं, अकलियत की, वो तो पहले ही मारूम कर दिया गया हमें क्योंकि पार्टी सिंबल नहीं था हमारे पास। इन तमाम कंडीशन से जो हमें आप एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से आप इलेक्शन से दूर निकालेंगे तो वो इलेक्शन कहाँ कामयाब होंगे और कहाँ स्टेबल हुकूमत आएगी, ये नहीं सोचा जा रहा। तो ये डेस्पोटिज्म का ये यहाँ पे इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी की जगह डेस्पोटिज्म पाकिस्तान में लाया जा रहा है। ठीक है, ये थे अहमद वैद साहब। सर शुक्रिया, आपके वक्त देने का वक्त ख़त्म हो गया। बात जो है वो यही है कि तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार कैंपेन कैसे करेंगे और कैसे अपने आप को कामयाब कराएंगे और फिर जब असम्बली पहुँचेंगे तो उनकी सूरत हाल कैसे होगी। हमने आपके सामने राय रखी अपने पैनलिस्ट की, जो ट्रोलिंग जारी है सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ वो आपको राय दी, फिर जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी हमने बात की और फिर अहमद वैद साहब ने तहरीक इंसाफ का मौका भी आपके सामने रखा। ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।